गुड इवनिंग एवरीवन। अब टाइम आ गया है कि हम लोग आज के एनडीए डेली टेस्ट पेपर के डिस्कशन की तरफ मूव करें। आज हम लोगों ने कंडक्ट किया था डेली एनडीए टेस्ट पेपर, न्यू सेट ऑफ एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 22। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं इसी के सॉल्यूशन के साथ में आया हूं। क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा यू कैन डिसाइड कि किस तरह का ये पेपर है। वैसे जो पेपर आज कंडक्ट हुआ था उसमें हाईएस्ट स्कोर अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट इट वाज समवेयर अराउंड 12 और 14। बच्चों के पेपर दिन ब दिन कुछ लोगों के तो बहुत बेटर होते चले जा रहे हैं, बट कुछ बच्चे अभी भी बॉटम लाइन में ही हैं और कुछ तो उसके भी नीचे हैं। तो सॉल्यूशंस को मैं बार बार कह रहा हूं कि आराम से देखो, समझो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द फॉर्मूला बिफोर गिविंग एनी सच पेपर। अगर तुम फॉर्मूलाज को रिवाइज करके नहीं आओगे और जो जो टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं जिसके ऊपर मैं 10 क्वेश्चंस देता हूं तुम लोग को, तो फॉर्मूला की रिवीजन के बिना इन क्वेश्चंस को परफेक्शन से करना मुश्किल है। पहले तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस पेपर डिस्कशन। आज के पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और ये वाला केस हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ केस है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पॉइंट है 6 0 0 6 एंड 6 6। तो पहले तो ये सोचो कि ये ट्रायंगल बनेगा कैसे। इस ट्रायंगल को अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करने जाऊंगा तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जो कि एक्सिस लाइन के ऊपर में, जैसे 6,0 ये पॉइंट यहां आएगा और 0,6 वो वाई एक्सिस के ऊपर में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 6,6 पॉइंट यहां आएगा और जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा फॉर ड्रॉइंग द ट्रायंगल, तुम लोग को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में हमने कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट नोट की हुई हैं, जिसमें से अभी फिलहाल तुम्हें जरूरत पड़ेगी सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की। सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में लाई करता है एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो तुम्हारे इस फिगर के अंदर में ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं एबीसी, तो तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है एसी, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे पी, जो कि आएगा 3,3। अब तुम्हें सरकम सेंटर मिल गया। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो यहां पे x1 x2 x3 अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बन जाता है 12/3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, x1 x2 x3, तो 0 प्लस 6 प्लस 6, तो ये तुम्हारा बन गया है 12/3, दैट इज इक्वल्स टू 4। और इसी का y कोऑर्डिनेट अगर देख रहे हो तो अगेन y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन में 3, जो कि मुझे देगा 0 प्लस 6 प्लस 6 होल अपॉन में 3, तो ये भी बन गया 12/3, दैट इज 4। तो 4 और 4 तो हो गए इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, और जो तुम्हारा सरकम सेंटर आया है वो 3,3 आया है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन का आंसर तुम्हें दिख गया होगा, √2 इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हर वो बच्चा कर चुका होगा जिसको ये बात याद होगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सरकम सेंटर ऑलवेज लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सर्कल चैप्टर का है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखो तो, क्योंकि इसके फर्स्ट स्टेप में ही तुम्हें इस चीज को याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी हो सकता है जब उसके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। उसने बड़ी चालाकी से यहाँ पे 3 लगा के तुम्हें दिया है। तो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत इसीलिए कर लिया था क्योंकि उन्होंने इस 3 के बारे में नहीं सोचा। इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में रख रहे हो सर्कल के इक्वेशन को। तो सबसे पहला स्टेप है इसको 3 से डिवाइड कर दो। अच्छा, 3 से डिवाइड करोगे तो 6 को 3 से डिवाइड करके 2 आएगा और 18 को 3 से डिवाइड करके 6 आएगा। बाद में ये 7/3 भी हो जाएगा, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट ढूंढूं तो -g-f की वजह से ये हो जाएगा 1,3। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास इस सर्कल के 2 डायमीटर की इक्वेशन है। पहला डायमीटर है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू C1, मतलब सपोज कर लेते हैं ये है तुम्हारा पहला डायमीटर, और दूसरा डायमीटर है, यहां पे माइनस का साइन था, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू C2। तो हम लोग को ये अच्छी तरह से मालूम है कि दोनों डायमीटर जो है वो सेंटर से होके जाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट यहां डाल देते हैं, तो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू C1, तो C1 की वैल्यू आ गई 6। अब यही यहां डालोगे तो ये बन जाएगा 1
-9 इज इक्वल टू C2, मतलब C2 की वैल्यू आ गई है -8। और क्वेश्चन तुमसे चाहता है कि तुम उसको C1 इंटू C2 दो। तो C1 इंटू C2, जब तुम्हारा C1 और C2 इतने प्यार से निकल ही आया है तो इनको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा -48। दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अगर तुम्हारे दिमाग के हिसाब से तुमने किया होगा तो आराम से हो गया होगा। और ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट के अंदर भी रखे थे। अच्छा, अब आते हैं एलिप्स के ऊपर। कोनिक सेक्शन में एलिप्स की इक्वेशन को निकालने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर में। ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। तो तुम्हें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose axis is along the coordinate axis and whose latus rectum is 5। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई ए, ये तुमको दे रखा है 5 के इक्वल। और इसेंट्रिसिटी जिसका वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 2/3, उसका भी फॉर्मूला होता है अंडर रूट का 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। अब देखो, एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, या ये कह लो ए और बी के बिना तुम एलिप्स की इक्वेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो तुम्हारे पास ये दोनों इक्वेशन है, इन्हीं को यूज करना है। तो यहां से पहले बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो जो कि आएगा 5a/2, और यहां पे आफ्टर स्क्वायरिंग तुम ये वैल्यू पुट कर लो। स्क्वायरिंग करने पे ये 4/9 हो गया, और बी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल लो 5a/2, नीचे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। अब एक एक कैंसिल हो गया, ये बन गया 2a माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18a माइनस 45, 18a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से तुमको मिल गया 18a इज इक्वल्स टू 53। नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कहीं पे हो गया है, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ हो क्यों रही है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 2/3, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 5a, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5a/2, 5a/2 मैंने यहां डाल दिया, एक एक कैंसिल हो गया। हाँ, यहाँ पे 2a माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 4/9 हो गया। 18a माइनस 45 इक्वल्स टू 8 है, 18a की वैल्यू हो जाएगी 53 के इक्वल, और a आ जाएगा 53/18। ये थोड़ा सा गंदा वैल्यू आ गया मेरे ख्याल से। तो एक बार इस क्वेश्चन में हम लोग वापस आएंगे एक बार फिर से। अभी फिलहाल के लिए एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे वहां पे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो लेटस रेक्टम की लेंथ यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से। 2b स्क्वायर बाई ए की वैल्यू दे रखी है 5, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आएगा 5a/2, यहां तक कोई गलती नहीं है। अब चलते हैं इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में जो कि होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2/3। आफ्टर स्क्वायरिंग इट विल बिकम 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। अब इसके बाद हमने क्या किया था, इस बी स्क्वायर की वैल्यू को वहां पे पुट किया था। एक बार फिर से करते हैं, 1 माइनस 5a/2 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9, ये आ रहा है मेरा। अब इसमें से एक एक ए कैंसिल हो जाए, 1 माइनस 5/2/a इक्वल्स टू 4/9। 5/2a को यहां भेज देते हैं और ये 4/9 यहां आ जाएगा। तो यहां से 1 माइनस 4/9 की वैल्यू हो जाएगी 5/9। हाँ, ये गलती हुई थी। अब ये 5/9 हुआ तो 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, और 2a की वैल्यू आ गई 9, दैट मींस a की वैल्यू हो गई 9/2। ये कुछ गड़बड़ हो रही थी। अब इसको उठा के यहां डाल लो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 45/4, क्योंकि a है तुम्हारा 9/2। अब इक्वेशन में चलते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो एक्स स्क्वायर बाई 981 और यहां 4, और यहां वाई स्क्वायर 45, यहां पे 4। 81 और 45 का एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो 405 आ रहा है, 405 लाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x स्क्वायर, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36y स्क्वायर। आई गेस अब तुम्हारा आंसर आ गया होगा, 20x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इक्वल्स टू 405। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा हैंग हुआ था, बट देन अल्टीमेटली हमने आंसर निकाल लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था पूरे पेपर का, क्योंकि इसमें आधे बच्चे फंस गए होंगे ये सोच के कि ये क्या है, इक्वेशन सही भी है या नहीं। तो इक्वेशन को पहले मैं बता दूं लिखा क्या है। इक्वेशन लिखा हुआ है रूट में 199 अपॉन में 3, और यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हाइपरबोला ये है, ये तुमको क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, और तुम यहां देख सकते हो कि एक माइनस का साइन भी है। तो जब तुम इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा आफ्टर डूइंग वन मोर स्टेप कुछ ऐसा, और यहां पे माइनस वाई स्क्वायर ये बन जाएगा 3 अपॉन रूट का 199। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि यहां पे जो हाइपरबोला तुमको मिलने वाला है
उसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू सेम है, और ऐसे हाइपरबोला को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और इस केस में मैंने बताया था इसेंट्रिसिटी जो हो जाएगी अगर फॉर्मूला से चले तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तुम्हारा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी √2। क्योंकि ये दोनों अगर सेम है तो ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा √2 एंड दैट इज गिवन इन बी ऑप्शन। आई होप इट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसको मैंने वैल्यू पुटिंग से ट्राई किया था और मैं चाहूंगा कि हर बच्चा एक बार वैल्यू पुटिंग ट्राई करे, बट उसमें दिक्कत यह है, जैसे बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर वैल्यू पुटिंग से हो तो रहा है लेकिन 2 ऑप्शन आ जा रहे हैं, तो कम से कम 2 ऑप्शन पहले सिलेक्ट कर लेते हैं फिर फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो वैल्यू पुटिंग क्या है? 3 एंगल्स हैं जिनका सम दिया है 180 डिग्री, दैट मीन्स ट्रायंगल की बात हो रही होगी। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो टू बी ऑन द सेफर साइड लेट्स कीप ऑल द 3 एंगल्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा ये बन जाएगा साइन 120 जो पूछा गया है, माइनस साइन 120 और फिर से माइनस साइन 120, ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर साइन 120 जो होता है वो पॉजिटिव का √3/2 होता है, ये माइनस इसकी वजह से आया है, तो ओवरऑल वैल्यू हमने निकाल लिया जो कि आ रहा है माइनस का √3/2। अब इसमें श्योर हूं मैं कि पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है -4 साइन ए साइन बी साइन सी। ए बी सी को 60 डिग्री डालने के बाद ये हो जाता है √3/2, एक बार और √3/2, एक बार और √3/2, तो इतना तो तय है कि इसकी वैल्यू -3 √3/2 आ रही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन में भी प्रॉब्लम होगी, वहां पे लिखा हुआ है cos A cos B cos C, तो अगर मैं 60 डिग्री डालता हूं तो cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2 1/2 1/2, तो ज्यादा से ज्यादा तुम इसको काटोगे तुम्हारा आंसर फिर से आ जाएगा -1/2, हमें चाहिए -√3/2, तो ये ऑप्शन भी गया। लेकिन सी और डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी में अगर डालते हो तो ये 1/2 ये 1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो इसको काटने के बाद ये आंसर तो आ रहा है। और डी के साथ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाला है, तो यहां पे जो बच्चे वैल्यू पुटिंग से कुछ ज्यादा ही प्यार कर बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में अब तुम्हारे लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर तो तुमको इसका मेथड मालूम है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तुमको इंकी पोंकी करना पड़ेगा और उसमें यूजुअली आंसर्स गलत होते हैं, इससे भी -√3/2 आ रहा है। तो अब मुझे ये तो मैंने इसको इस स्लाइड में तुम लोग को बता दिया इसका वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या दिक्कत है। अब मैं बताऊंगा इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। तो सही सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाते समय सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल लो, sin 2a माइनस साइन 2b। रही बात sin 2c की, तो इसको लिख लो, जैसे c को तुम क्या लिखते 180 माइनस a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 है। देखो मैं कैलकुलेशन समझाता हूं, a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 180 है, तो अगर मुझे c को कुछ लिखना होता तो मैं लिखता 180 माइनस a प्लस बी, लेकिन मुझे अभी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है 2c की, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 360 डिग्री माइनस 2a प्लस 2b। तो इधर मैं लिखने वाला हूं ब्रैकेट में 360 डिग्री माइनस 2a प्लस 2b, और 360 डिग्री माइनस अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम एंटरिंग फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे तुम्हारा साइन नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव पहले से है, एक और नेगेटिव आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन 2a प्लस 2b। अब इसके साथ क्या करना है वो अगले स्टेप में करेंगे, अभी फिलहाल यहां पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा लो। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिंपली 2 cos a प्लस बी बाई 2, जो कि सिंपली a प्लस बी ही रहेगा, इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, क्योंकि 2a और 2b है तो ये a माइनस बी रहेगा। अब तुमको क्या करना है अगले स्टेप में, इस 2 cos a प्लस बी को कुछ नहीं करना है, इस साइन a माइनस बी को भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां पे अब तुम लगाने वाले हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की जगह 2 थीटा जो है वो 2a प्लस 2b है, तो इसको तुम लिख दो 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। अब जरा ध्यान से देखो तो इसमें तुमको कुछ एक कॉमन दिखने वाला है, और वो कॉमन क्या है अब ध्यान से देखना पड़ेगा तुमको। इसमें कॉमन अभी फिलहाल मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है, बट इसके अंदर से हम लोग कॉमन अभी निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, ये फॉर्मूला हमने सही लगाया है, यहाँ पे 2 cos a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे cos a प्लस बी होगा। तो अब मुझे यहाँ से कॉमन दिख गया है, दैट इज 2 cos a प्लस बी। अब जैसे ही 2 cos a प्लस बी कॉमन लिया तो पहले टर्म से बचेगा साइन a माइनस बी और दूसरे वाले से बचेगा साइन a प्लस बी। अब हम लोग आंसर से सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं, क्योंकि 2 cos a प्लस बी को मैं नहीं छेड़ने वाला, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा पाई माइनस सी,
और कॉस का पाई माइनस सी जो होता है दैट इज -2 cos सी। ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख के मैं इसको बना देता हूं -2 cos सी। अब -2 cos सी वाले ऑप्शन अभी आने वाले हैं। अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ साइन ए प्लस साइन बी का, जो कि तुमको देने वाला है 2 sin A इंटू कॉस बी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाता है -4 sin A cos B इंटू कॉस सी, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया था क्योंकि वैल्यू पुटिंग से हमारे दो आंसर आ रहे थे, बट आई थिंक नाउ इट इज सिंप्लीफाइड, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शॉर्टकट का है। मैंने कुछ दिन पहले एपी सीक्वेंस एंड सीरीज जब करवाया था तो ये शॉर्टकट तुम लोग को बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन जिसमें एसएन ऑफ एपी तुमको दिया हुआ है इन दिस फॉर्म an² प्लस bn, तो यहां से डायरेक्ट nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है 2an प्लस b माइनस ए। और यही सेम क्वेश्चन अभी आ गया है, तो एक बार मैं सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला देखूंगा दैट इज गिवन इन दिस फॉर्म ओनली n² माइनस 2n। तो यहां पे तुम सबसे पहले अपना a डिसाइड कर लो जो कि 1 है, और b डिसाइड कर लो जो कि -2 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा 2an मतलब 2n और फिर प्लस b माइनस ए दैट इज -2 -1। तो nth टर्म तुम्हारे पास आ गया है 2n - 3। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहां पे t5 2 इंटू 5 -3 करोगे, आंसर हो जाएगा 10 - 3 विच इज इक्वल्स टू 7। और ये आंसर अवेलेबल है बी ऑप्शन में, सो बी विल बिकम योर फाइनल आंसर। आई थिंक जिसने भी सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास अटेंड की होगी और शॉर्टकट्स याद किए होंगे ढंग से अभी तक, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन ये भी अभी लेटेस्ट में हमने करवाया, बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, और इसमें मैंने एक बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि अगर तुम्हारा बाइनोमियल का एक्सपेंशन है तो उसके पावर में जो नंबर लिखा होता है उससे एक ज्यादा टर्म मिलता है आफ्टर एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन में जब जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस 4y का भी होल क्यूब है और x माइनस 4y का भी होल क्यूब है। तो हम लोग यहाँ पे x² माइनस 16y² करके पावर 3 ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पे 2 एक ऑलरेडी है। तो तुम पूछोगे सर आपने किया क्या, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और वो जो भी पावर था 3 उसको ऊपर रख दिया, तो ये बन गया a² माइनस b² के पावर में 3। बाद में ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होके इसको बना देंगे x² माइनस 16y² के पावर में 6। अब ये पूरा का पूरा एक बाइनोमियल कन्वर्सन हो चुका है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा जो पावर में नंबर है उससे एक ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इज 7, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। ये टॉपिक भी हमने लेटेस्ट में भी किया हुआ है। इसमें तुमको एनपीआर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 2520, और साथ में एनसीआर की वैल्यू दे रखी है 21। और मैंने तुम लोग को इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया हुआ है कि एनपीआर जो होता है वो आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 2520 अपॉन 21 करके मैं आर फैक्टोरियल तक पहुंच सकता हूं। तो एक बार जल्दी से इसको कर लो, ये 120 देगा, और हमें आर पता चल गया अगले ही स्टेप में दैट इज 5, क्योंकि 5 फैक्टोरियल ही 120 होता है। अब जैसे ये वैल्यू मिली तो मेरे लिए छोटा इक्वेशन ये है, मैं इसको उठा के यहां डालता हूं, तो इससे मुझे मिल जाएगा np5 इज इक्वल्स टू 2520। अब इसको रिड्यूस करो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, क्योंकि नीचे n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो अब तुम्हें यह समझना है कि ऐसे कौन से 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट मिला के 2520। तो इसके लिए बेस्ट तो यही है कि तुम 2520 को ब्रेक करना स्टार्ट करो और प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये आएगा 1260, फिर 2 से काटोगे 630, फिर 2 से काटोगे 315, फिर 3 से काट लो 105, 5 से काट लो 7। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 7, यहां रख दो और इसको कट कर दो। अगला उससे एक छोटा मतलब 3 इंटू 2 आ गया 6। उसके बाद वाला उससे 2 छोटे, तो ये 5 डायरेक्टली दिख रहा है। उसके बाद तुम्हारे पास में क्या बच जाता है देख लो एक बार, तुम्हारे पास में n माइनस 3 मतलब 7 माइनस 3 4 आ गया, 7 6 4, और एक 3 और होना चाहिए 3 105। यहां पे 3 से काटना था इसको, सॉरी यहां पे थोड़ी गड़बड़ हुई है। ये 5 काटेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 21 और 3 7 एक और आएगा। तो अब तुम्हारे पास में ये नेक्स्ट वैल्यू भी आ गई 7 माइनस 3, और इन सब का प्रोडक्ट 2520। तो n की वैल्यू आ गई 7, और n अगर 7 आ गया और r तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो जो भी क्वेश्चन में अब पूछा गया है हम लोग वहां जा सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था cn+1 r, तो ये बन गया 8
8C6, 8C6 की वैल्यू 8C2 के इक्वल होती है, तो सीधा लिखो 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, 7 4 28 होता है, और तुम्हारा आंसर यहाँ अवेलेबल है सी ऑप्शन में, एंड सी विल बिकम योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो वहां पे तुमको उसने दिया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या यू कैन से क्वाड्रेटिक फंक्शन तुम्हें गिवन है, जिसमें वो चाहता है कि तुम दो वैल्यूज पुट करो, एक 0 और एक 1, और उसने तुमको ये भी बता दिया है कि इन दोनों के जो साइन होंगे वो अपोजिट होगा। दैट मीन्स हम लोग ये लेट कर सकते हैं कि f0 इज ग्रेटर देन 0 एंड f1 इज लेस देन 0। तो देख लेते हैं एक बार, f0 पुट करते ही ये वैल्यू हो जाएगी 5, और f1 पुट करते ही ये वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस p। तो अगर मैं f0 को ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं तो p हो गया ग्रेटर देन 0, एंड -2 प्लस p इज लेस देन 0, तो यहां से p लेस देन 2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास में जो दो इक्वेशन बनी है उसमें पहला है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा है कि p की वैल्यू लेस देन 2 है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो एक ऐसा आंसर ढूंढना पड़ेगा जहां पे p की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, तो जिसको मैं एरो कर रहा हूं सी ऑप्शन, दैट विल बिकम आवर परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप इट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है, आयोटा की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है। तुमको x की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस आयोटा, और ये बड़ा सा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो पावर 6 निकालने की जरूरत नहीं है, तुम इसको पहले सिंप्लीफाई करो। उसके लिए तुमको फर्स्ट टू टर्म्स में से x की पावर 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर बच गया x² प्लस 1, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो तो ये भी x² प्लस 1, तो इन टोटल आ गया x की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ x² प्लस 1। अब तुम आराम से इसके अंदर जो भी वैल्यू x की दी हुई है उसको पुट कर लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा के पावर में 4 प्लस 1, और ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा प्लस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहां से मिलेगा तुमको सिर्फ 1 प्लस 2 आयोटा। हाँ, पावर 4 को तोड़ने के लिए तुमको डबल स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो वो मैं कर देता हूं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको खोलोगे तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर दो, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 आयोटा का होल स्क्वायर -4 होता है प्लस 1, और फाइनली ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस 2 आयोटा के साथ, तो -3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। आई थिंक आंसर तुम्हें दिख जाना चाहिए, -3 - 6 आयोटा, -3 - 6 आयोटा, सी इज योर करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। सारे सॉल्यूशंस अब तुम्हारे पास में है एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसको तुम आराम से कर सकते थे, बट स्टिल देयर आर सम फेलोज हु आर गेटिंग लेस देन 1, लेस देन 5, लेस देन 3, तो ये जो जोन है अब इससे निकलने का टाइम आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि तुम 10 के ऊपर लाओ, 15 के ऊपर लाओ, जो ला सकते हो डेफिनेटली लाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही पुअर स्कोरर है उनका स्कोर एटलीस्ट 5 से ऊपर होना चाहिए, और उसके लिए जरूरत है कि तुम ये डेली सॉल्यूशंस को देखो, ध्यान से समझो कि गलतियां कहां हो रही है, एंड बिफोर गिविंग एनी डेली टेस्ट पेपर यू हैव टू बी गुड विथ योर फॉर्मूला पार्ट। मैं बार बार बोलूंगा, फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।